नमस्कार दोस्तों, आज हमारा यूट्यूब परिवार में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान के जो इतिहासकार हुए, मॉडर्न इतिहासकार, मॉडर्न राजस्थान के जो इतिहासकार हुए उनके बारे में पहली कक्षा है। इस तरह की हम 5-6 कक्षाओं की एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें सेपरेट हम प्रत्येक इतिहासकार के बारे में उनका जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं हैं या जो उनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ हैं उनके बारे में जानेंगे। जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम समझेंगे। तो बिना देर किए हम जानते हैं कि पहले इतिहासकार के बारे में। जो हम आज पहले इतिहासकार पढ़ने वाले हैं वो है कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड हालांकि एक अंग्रेज अधिकारी थे। कर्नल जेम्स टोड एक अंग्रेज अधिकारी होते हुए भी राजस्थान के इतिहास के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है क्योंकि राजस्थान के इतिहास को भली भांति रूप से, क्रमबद्ध रूप से यदि किसी ने लिखा है तो वो है कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने कि राजस्थान के इतिहास पर बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला है। तो पहले हम कर्नल जेम्स टोड की जीवनी देख लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है वो, अब ब्रिटिश अधिकारी हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म लंदन में, स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे अगर हम देखें तो। कब इनका जीवन परिचय हम देखें तो 1782 से लेकर 1835 तक। इनकी नवंबर 1835 में मृत्यु हो गई थी, जबकि अब हम देखते हैं मार्च 1782 में इनका जन्म होता है। तो जन्म के बाद देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि उत्सुकता है कि कर्नल जेम्स टोड का जन्म इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अंग्रेज अधिकारी थे और फौज में शामिल होकर अंग्रेजी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर रूल कर रही थी उस समय तत्कालीन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होकर 1798 में, कब 1798 में ये EIC ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होकर भारत आए थे और सन 1800 में इन्हें पैदल सेना में क्या बना दिया गया था? लेफ्टिनेंट इंजीनियर। पैदल सेना में लेफ्टिनेंट इंजीनियर का पद इन्हें मिला था। ठीक है, अब ये राजस्थान कब आए थे? इसके बाद देखते हैं कि हमें 1800 के बाद 1801 में इन्हें दिल्ली में नहर सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया था। कहाँ पर? 1801 में कहाँ? दिल्ली। देखिए, दिल्ली जो है राजधानी नहीं थी, पहले बंगाल राजधानी हुआ करती। तो बंगाल में कोलकाता में हम देखते हैं कि जो राजधानी थी उसके बाद 1911 में जाकर दिल्ली में राजधानी आती है। तो 1801 में इन्हें दिल्ली में नहर सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया था और 1801 के बाद हम देखते हैं कि 1806 में ये कहाँ आते हैं? राजस्थान। ये राजस्थान आते हैं कहाँ? मेवाड़ रियासत में, मांडलगढ़, जिसे हम गए इनके नाम पर टोडगढ़, वहाँ पर टोडगढ़ किला है। टोड जो मांडलगढ़ राजस्थान में है, तो उसका नाम भीम सिंह ने रखा था इनके नाम पर। देखिए, 1813 में जाकर इन्हें कर्नल की उपाधि मिलती है और 1817 में प्रथम बार ये उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बनाए जाते हैं। कहाँ के? मेवाड़, अर्थात उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बनाए जाते हैं, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनाए जाते हैं। क्योंकि इससे पूर्व हम देखते हैं कि 1816 में अंग्रेज जो है वो मराठों से संधि करते हैं। किसके लिए? राजस्थान के लिए। और फिर उसके बाद देखते हैं कि जो अंग्रेज हैं राजस्थान में सभी जो राजपूताने की रियासतें थी उनसे संधियां करते हैं और संधियां करने के उपरांत क्या होता है कि राजस्थान में जो
सभी राजपूताने वहां पर अंग्रेज अपना एक अधिकारी नियुक्त करते हैं, जो कि जो अंग्रेजों की उस समय जो राजधानी थी बंगाल में, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसके और राजपूतानों के बीच में एक संबंध जो बनाया गया था वो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में था। जो पॉलिटिकल एजेंट यहाँ राजपूताने की रियासतों से पूरी जानकारी किसको देता था? गवर्नर जनरल को। अर्थात वो गवर्नर जनरल की आंख और कान का कार्य राजपूताने की रियासतों में किया करता था। तो पॉलिटिकल एजेंट जो बने ये 1817 में प्रथम बार बने थे और मेवाड़ के बने थे। ठीक है, तो पहली बार कहां के? मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी थी उदयपुर। तो यहां ये क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट होते थे ये किसके अंडर होते थे? एजेंट टू द गवर्नर जनरल के, एजीजी के। ये क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट। ये किसके अधीन हो गए? गवर्नर जनरल के। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भारत में जो मुख्य अधिकारी वो था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के अधीन कौन होते थे? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन जो राजपूत रियासतें थी उनमें जो लगाए जाते वो थे पॉलिटिकल एजेंट। कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट, जो किसको रिपोर्ट करते थे? एजीजी को। और एजीजी किसको रिपोर्ट करता था? गवर्नर जनरल को। ठीक है, ये हम व्यवस्था जो 1857 क्रांति में पढ़ेंगे तब भी हम इसके बारे में जानेंगे। तो अभी देख लेते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो ये पहली बार 1817 में पॉलिटिकल एजेंट बने। यह लगभग राजस्थान में 18 रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1822 तक ये पॉलिटिकल एजेंट रहे। उसके बाद 1822 में ये यहां से भारत से कहां चले जाएंगे? इंग्लैंड चले जाएंगे। 1822 में कहां चले गए वापस? इंग्लैंड। ठीक है, 1822 में जब ये कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड गए थे, यहाँ से निकले थे, तब इन्होंने अपने साथ कई ऐतिहासिक सामग्रियां ये लेकर गए थे, जिनमें एक मानमोरी का शिलालेख भी था, जो इनकी नौका का संतुलन अथवा तूफान की वजह से इन्होंने उसको किसमें? समुद्र में फेंकवा दिया था। तो मानमोरी का जो शिलालेख है हम जानते हैं कि वो मौर्य वंश से संबंधित था। तो अब देखते हैं कि 1822 तक इन्होंने कोई ऐतिहासिक रचना नहीं की थी, बल्कि जो इन्होंने यहाँ से साक्ष्य जुटाए थे या अपने साथ ले गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1822 के बाद जो पहली बार इन्होंने बुक जो लिखी थी वो पब्लिश जो हुई थी वो 1829 में हुई थी। कब हुई थी? तो बुक के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि इनके जो ऐतिहासिक जो इन्होंने जानकारी प्राप्त की थी, तो इनके गुरु कौन थे? ठीक है, तो इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र। कौन थे? यति ज्ञानचंद्र। कौन थे इनके गुरु? थे एक ये जैन विद्वान थे जिनसे इन्होंने सारी दीक्षाएं प्राप्त की थी। ठीक है, तो यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु थे। और देखिए साथ ही कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता था? जो कर्नल जेम्स टोड थे इन्होंने इतिहास का जो विवरण दिया है वो इतना क्रमबद्ध रूप से, इतना सटीक दिया है कि इनको राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का पिता। तो अब देखिए, या जनक भी कह सकते हैं, राजस्थान के इतिहास का जनक। ठीक है, क्यों किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या दिया है? क्रमबद्ध विवरण। क्या दिया है? क्रमबद्ध विवरण। किसका? राजस्थान के इतिहास का। सामंती व्यवस्था देखेंगे, भौगोलिक यहाँ का जो क्षेत्र है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी, यहाँ की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, सबके बारे में इन्होंने जानकारी दी है या लिखा है। ठीक है, तो साथ ही इन्हें घोड़े वाले
बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? घोड़े वाले बाबा के नाम से। ठीक है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो दो बुक जो अभी हम देखें ऐतिहासिक सामग्री ले गए थे उसकी सहायता से जो इन्होंने 1829 में इनकी पहली बुक प्रकाशित हुई थी। तो जो 1829 में इन्होंने जो पहली बुक हम पढ़ेंगे, तो अब हम इनकी जो ऐतिहासिक रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दो रचनाएं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें से परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देखें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को इसमें याद रख सकते हैं, और राजस्थान के इतिहास के पिता किसे कहा गया, और घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन जाते हैं। ये तीन जो फैक्ट्स हैं यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, बाकी जो आप डाटा देख रहे हैं ये कोई इतना खास नहीं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो बुक्स है राजस्थान के इतिहास के बारे में इन्होंने जो लिखी है उन बुक को देख लेते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में जो पुस्तक लिखी है इन्होंने, जो पहली पुस्तक हम देख लेते हैं। पहली पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये कौन सी थी? ये इनकी पहली बुक थी, या इसी का दूसरा नाम हम देखेंगे तो इसी का दूसरा नाम देखेंगे तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों बुक एक ही हैं। यदि आपसे ये बुक देखकर दूसरा नाम पूछा जाए तो ये द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया बताना है, और ये जो बुक देख रहे हैं आप एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो बुक है इसके दो पार्ट थे। तो ये दूसरे पार्ट का देखेंगे आप। उसी तरह इसका दूसरा नाम ये है कि, ठीक है, इस बुक के दो पार्ट थे। ठीक है, दो पार्ट में प्रकाशित हुई थी। तो इसका जो पहला प्रकाशन है वो 1829 में हुआ था, और जो दूसरा प्रकाशन है वो कब हुआ था? 1832 में। ठीक है, 1822 में गए थे ये भारत से, उसके बाद 1829 में जाकर इन्होंने बुक का पहला प्रकाशन किया और 1832 में दूसरा प्रकाशन किया था। अब ये तो थी इनकी पहली बुक हो गई। अब हम दूसरी बुक देख लेते हैं। इसके विषय भी देखेंगे हम, क्या विषय थे इसकी इनकी बुक में, किस बुक में जो पहले प्रकाशित हुई उसमें क्या क्या प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इनकी दूसरी बुक कौन सी थी? इनकी दूसरी बुक थी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ये कौन सी थी? दूसरी बुक थी। तो जो ये एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इस बुक को हिंदी अनुवाद किया था G.H. ओझा। जो ये राइटर थे इन्होंने इसको किसमें, देखिए वो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इसको अंग्रेजी में लिखा था। उसके बाद हिंदी में G.H. ओझा जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का। ठीक है, तो इस बुक में क्या खासियत थी? जब फर्स्ट हम देखते हैं तो इसमें क्या था? इसमें राजपूताने का, ठीक है, क्या था? राजपूताने का भौगोलिक विवरण था। तो इसमें राजपूताने का क्या था? इसमें राजपूताने की भौगोलिक
स्थिति के बारे में लिखा गया। दूसरा था इसके अंदर राजपूताने की जो रियासतें थी उनकी वंशावलियां दी गई। क्या थी? राजपूताने के राजाओं की क्या थी? वंशावलियां। वंशावलियां समझते हैं किसके? वंश की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उस तरह से वंशावलियां। ठीक है। इसमें क्या दिया गया? सामंती व्यवस्था। ठीक है। तो सामंती व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाले ये प्रथम थे जिन्होंने राजस्थान की सामंती व्यवस्था के बारे में बताया था। ये प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने इस बारे में बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने मेवाड़ का इतिहास का वर्णन किया। मेवाड़ का इतिहास। ठीक है। तो ये टॉपिक अब हम देखते हैं 1832 कि 1832 में जब इसका सेकंड पार्ट, ये क्या था? फर्स्ट और ये सेकंड। उसके बाद देखेंगे कि मृत्यु उपरांत 1839 में जाकर, 1835 में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मृत्यु के उपरांत इनकी जो पत्नी थी उन्होंने 1839 में जाकर ये बुक प्रकाशित की, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, जो उनके अनुभव के आधार पर थी। जब वो राजस्थान से गुजरात तरफ गए थे तो वो जो जाते समय जो इन्होंने जहां जहां गए और जो देखा उस बारे में अनुभूतियों के आधार पर जो जो लिखा, वो बुक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया है। तो 1832 में जो थे उस बुक जो सेकंड प्रकाशित हुई उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या विषय थे। तो इसमें देखिए जो बचे हुए हैं, देखिए मेवाड़ का इतिहास यहां आ गया। उसके बाद देखिए मारवाड़, आमेर, और आप देख लीजिए जैसलमेर। देखिए मारवाड़ में जो आता था वो जोधपुर का क्षेत्र था बेसिकली, बीकानेर। ठीक है। हाड़ौती। तो इन सब का जो इतिहास है उसका वर्णन किसमें था? सेकंड पार्ट में। और भी जो छोटे मोटे जो राजवंश थे उनका भी जो इतिहास था वो 1832 में प्रकाशित किया गया। उसके बाद देख लेते हैं तो ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में क्या प्रकाशित हुआ। तो हम देखते हैं इसमें अनुभव के आधार पर, क्या अनुभव के आधार पर प्रकाशन हुआ। और जो राजपूती परंपराएं थी, क्या थी? राजपूती परंपरा, मंदिर और मूर्तियों आदि का वर्णन, आदिवासी जीवन, आदिवासी जीवन का वर्णन, आदिवासी जीवन का वर्णन। ठीक है। तो ये दो बुक इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, तो ये दो बुक आपको याद रखनी। हाँ, जो ये राजस्थान की जो पहली बुक है इनकी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इसमें देखिए आप पहली बार जो राजस्थान शब्द है उसका उल्लेख मिलता है। राजपूताना या रायथान, ये जो इन्होंने अपनी बुक में नाम दिया था राजस्थान, राजपूताने को राजस्थान इन्होंने 1829 में, क्योंकि ये बुक का प्रकाशन आप देखिए 1829 में हुआ है। तो आप जब भी पढ़ेंगे कि राजस्थान को नामकरण के बारे में देखेंगे, आप जब भी इतिहास में हम पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास में, सबसे पहले राजस्थान नाम कहां से आया? तो राजस्थान नाम 1829 में आया। 1829 में जेम्स टोड ने दिया था। कहां? उनकी बुक में। ठीक है। तो ये दो बुक थी। इनका जीवन परिचय हमने देख लिया कि ये 1798 में भारत आए थे। भारत आने के बाद इन्होंने राजपूताने में जो 1806 में राजस्थान आ गए थे, उसके बाद हम देखते हैं कि ये 1822 में वापस चले गए थे। उससे पहले ये 1817 में पहली बार मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट बने थे।
ये जो मांडलगढ़ है, वहाँ टोडगढ़ इनके नाम से किला भी है। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने किलों के बारे में भी कुछ कहा है, जैसे कि भैंसरोडगढ़ का किला जो इन्हें स्वयं को बहुत पसंद था। इनसे पूछा, इन्होंने कहा था कि यदि मुझे कहीं रहने के लिए कहा जाएगा तो ये भैंसरोडगढ़ किले को पसंदीदा था। इसी प्रकार से अजमेर का जो किला है, हम इतिहास में पढ़ते हैं, अजमेर का जो तारागढ़ का किला है उसे राजस्थान या राजपूतानी की कुंजी कहा जाता है। तो ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसे कहा किसने था? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये बात याद रखने के लिए, क्योंकि परीक्षाओं में पूछी जाती है कि तारागढ़ किले को राजपूतानी की कुंजी किसने कहा था? किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो कोटा का गढ़ है, आगरा के अतिरिक्त किसी भी गढ़ का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटा का, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको इन्होंने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, और साथ ही जो दिवेर का युद्ध है उसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो ये बातें भी हम देखेंगे। साथ ही माउंट आबू में जो गुरु शिखर है उसे संतों का शिखर इन्होंने कहा है। ठीक है, और माउंट आबू को इन्होंने क्या कहा है? हिंदू ओलंपस कहा है। ठीक है, तो वो सब हम देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐतिहासिक तथ्य। सबसे पहले देख लेते हैं हम गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है। यदि आप जानते हो तो, नहीं जानते तो इसकी लंबाई 1722 मीटर, और ये कहाँ है? माउंट आबू पर है। माउंट आबू पर है। इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? संतों का शिखर। क्या कहा? संतों का शिखर। किसको कहा? गुरु शिखर को। उसके बाद देख लेते हैं माउंट आबू जो पर्वत है, माउंट आबू। आप जानते हैं माउंट आबू एक पर्यटक डेस्टिनेशन है या हिल स्टेशन है राजस्थान में, जहां लोग जाते हैं घूमने। तो ये माउंट आबू को इन्होंने क्या कहा? हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी? हिंदू ओलंपस। ठीक है, तो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो हमें याद रखना जरूरी है कि हिंदू ओलंपस किसने कहा। यह भी याद रखना जरूरी है कि किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। कई बार हम यही भूल जाते हैं कि माउंट आबू को हिंदू ओलंपस तो कहा जाता है, लेकिन कहा किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला, इस किले की तुलना इन्होंने किससे की है? एस्कुटन दुर्ग से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि तारागढ़ किला। देखिए, तारागढ़ दो हैं, तारागढ़ वो दूसरा भी लिख लेते हैं, तारागढ़ किला। तो तारागढ़ के दो किले हैं, एक कहाँ है? अजमेर में, और एक कहाँ है? बूंदी में। दो किले हैं तारागढ़ के। ठीक है, तारागढ़ के दो किले हैं। तो अजमेर वाले जो किले हैं उसके बारे में क्या बोला है इन्होंने? कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है कि जो तारागढ़ का किला है उसे क्या कहते हैं? राजपूताने की कुंजी। जो आप देखिए, अंग्रेजों का जो पॉलिटिकल जो एजीजी है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो कहाँ रहता था? वो तारागढ़ किला अजमेर। ठीक है, तो ये कहाँ है? इसको क्या कहा है? राजपूताने की कुंजी। और जो तारागढ़ किला बूंदी वाला है उसको क्या कहा है इन्होंने? कि यहाँ के जो राज प्रसाद है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ। क्या है? सर्वश्रेष्ठ राज प्रसाद, अर्थात महल। ठीक है, तो बूंदी का किला जो तारागढ़ है वो सर्वश्रेष्ठ राजप्रसाद है। इसी प्रकार से जो कोटा
जो कोटा का दुर्ग है उसके बारे में क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है कि आगरा के बाद, आगरा के अतिरिक्त, आगरा के अतिरिक्त कोई भी ऐसा दुर्ग नहीं है जिसका परकोटा कोटा जितना बड़ा हो। आगरा के अतिरिक्त कोई भी दुर्ग का परकोटा कोटा जितना, कोटा के दुर्ग जितना बड़ा नहीं है। ठीक है। और यदि इनका पसंदीदा स्वयं का बोले, अगर इन्होंने कहा है कि यदि मुझे कहीं रहने के लिए पूछा जाएगा तो वो कौन सा किला होगा? भैंसरोडगढ़ का। यानी स्वयं का जो पसंदीदा किला है वो कौन सा है? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ रावतभाटा के पास आता है। ठीक है। तो भैंसरोडगढ़ का किला क्या है, इन्हें स्वयं को पसंद था। ठीक है। इनका जो पसंदीदा किला है वो कौन सा? भैंसरोडगढ़ का किला। इसके बाद देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप और जो अकबर के बीच लड़ा गया था। अकबर की ओर से हम जानते हैं कि मानसिंह, राजा मानसिंह जो आमेर के थे, वो लड़ने आए थे। ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कहाँ? हल्दी घाटी में। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था, इसे किसकी संज्ञा दी गई थी? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। उसके बाद देखते हैं कि दिवेर का युद्ध। देखिए, उसी के बाद दिवेर का युद्ध हुआ। ये संघर्ष चला था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। उसी समय के ये युद्ध है। ये 1582। ठीक है। तो दिवेर के युद्ध को इन्होंने कहा, क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। ठीक है। दिवेर के युद्ध को क्या कहा था इन्होंने? मेवाड़ का मैराथन। इन्होंने ये राजपूताने की जो वीर गाथा है वो इतने प्रभावित थे कि इन्होंने इतना तक कहा है कि यहां पर पग पग पर थर्मोपल्ली और लियोनाइडस जैसे वीर सैनिक भरे हुए हैं। क्या कहा है इन्होंने? पग पग पर क्या है? थर्मोपल्ली। वो लियोनाइडस जैसे वीर सैनिक हैं। ठीक है। अर्थात पग पग पर, हर कदम पर यहां थर्मोपल्ली और लियोनाइडस जैसे वीर है। थर्मोपल्ली अर्थात ये जो युद्ध स्थल है, जैसा कि हम मेवाड़ हल्दी घाटी को देखते हैं कि ये रक्त से जो वो क्षेत्र है पूरा, जैसे कि हल्दी घाटी हम देखते हैं, इसी प्रकार से तो थर्मोपल्ली एक युद्ध क्षेत्र था, जैसी प्रकार से हल्दी घाटी। तो उसकी इसी प्रकार से लियोनाइडस एक वीर थे जो 300 व्यक्ति, जो आपने मूवी देखी हो, यदि 300 मूवी आप कभी बॉलीवुड हॉलीवुड की देखिएगा, 300 मूवी आपको यूट्यूब पर, तो उसमें जो योद्धा होते हैं 300 योद्धा होते हैं जो कि लड़ते हैं
और अपनी वीरता साबित करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो लियोनाइडस होता है उनका राजा, वो लियोनाइडस से इन्होंने तुलना की है। तो आप जब वो मूवी देखेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, कि लियोनाइडस कौन है और किसकी बात हो रही है, थर्मोपल्ली कौन है। वो युद्ध भूमि थर्मोपल्ली थी। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया, कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ लिया। तो ये प्रथम इतिहासकार जिनके बारे में हमने पढ़ लिया, इनकी 2 बुक जो इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़ ली, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये दोनों बुक हमने पढ़ ली। ठीक है, तो ये 2 बुक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने उनका जीवन परिचय पढ़ लिया कि 1798 में भारत आए थे, और ये सब जो बातें थी उसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया था कि वो राजस्थान के पिता कहे जाते हैं, और साथ ही क्यों कहे जाते हैं क्रमबद्ध उन्होंने ऐतिहासिक विवरण लिखा था। अगर ये मेंस के दृष्टिकोण से आता है तो फिर आप वहां से फैक्ट ले सकते हैं। ठीक है, जो आज की कक्षा में हमने कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ा है, इनमें जो फैक्ट्स हैं वो आप जरूर याद कर लें, क्योंकि जरूर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम सामान्यतः छोड़ दिया करते हैं। इसे आप एक बार रिवाइज करेंगे, आपको सब याद हो जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम धीरे धीरे इसी प्रकार से सभी इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे, छोटी छोटी कक्षाएं लेकर आएंगे। इससे पहले हमने राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा था, तो यदि आपने वो कक्षा नहीं ली है तो जरूर से लें। और एक बार फिर से हमारी YouTube फैमिली में 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर होने पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।